A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Balvinder Study Circle. जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन आर्टिकल 10 to 35 विच डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स हमने जो है वो स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में मैंने अपने नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो था डिस्कस किया था। तो आज हम जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो मैं थोड़ा ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दूं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये राइट्स जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि दीज आर द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। उनकी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविज़न दिया गया है और ये जस्टिसेबल है, एनफोर्सेबल है। इनकी वायलेशन होने पे सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 जो है वो रिट्स इशू कर सकती है और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। ओके, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो नोन टू बी एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट डिस्कस टुडे आर्टिकल 12 आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आर्टिकल 12 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या कहता है, इसमें क्या प्रोविजन दिया गया है पार्ट 3 में। आर्टिकल 12 क्लियरली डिफाइंस गिव्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, गिव्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन ब्रॉडर सेंस। इन ब्रॉडर सेंस दैट मीन्स इसमें क्लियरली आर्टिकल 12 जो है ये स्टेट की डेफिनेशन बताता है कि स्टेट क्या है। एक ब्रॉडर सेंस में इसमें आर्टिकल 12 में दिखाया गया कि स्टेट दैट मीन्स स्टेट में क्या हो गया, ऑल स्टेट्स, यूनियंस, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज, स्टेट लेजिस्लेचर, judiciary, public and private agencies, public and private agencies जो भी है विद इन द स्टेट, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 12 ने स्टेट को एक ब्रॉडर डेफिनेशन दी है जिसमें स्टेट में जो भी चीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसको स्टेट ही कंसिडर किया जाता है, पार्ट ऑफ द स्टेट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, उसी के साथ में आर्टिकल 13 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो आर्टिकल 13 है ये किसकी बात करता है। आर्टिकल 13 जो है इट गिव्स अस द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 में ये चीज मेंशन है क्लियरली, प्रोविजन ऑफ इट गिव्स द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मींस प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स in case of violation any law or all the laws which are against the fundamental rights of an individual can be declared null and void। ये कहता है all laws made by parliament or state legislature or state legislature can be declared null or void if violates द फंडामेंटल राइट। अगर वो फंडामेंटल राइट्स को क्या करेगी, वायलेट्स करेगी। और इसका प्रोविजन दैट इज ये बात करता है किसकी, जुडिशियल रिव्यू की। तो जैसे मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है, जुडिशियरी के पास। गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कौन है, जुडिशियरी।
In India, judiciary is the guardian of the fundamental rights. ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को जो है वो जुडिशरी अंडर आर्टिकल 32 अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्डियन है किसका, जुडिशरी का। वो जुडिशरी व्यू के अंदर अगर कोई भी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, अंडर आर्टिकल 13 इट इज मेंशन कि जुडिशरी व्यू करने पे अगर कोई भी लॉ जो डेरोगेटरी होगा, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स होगा, उसको वायलेट करेगा, तो उस लॉ को जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो सिमिलरली हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है अंडर आर्टिकल 226 जुडिशरी रिव्यू की। और इसी के साथ में आर्टिकल 13 में कहा गया लेटर ऑन इन केशव नंदा भारतीय केस, इन केशव नंदा भारतीय केस एक लैंडमार्क केस है। इन केशव नंदा भारतीय केस में लेटर ऑन कहा गया कि एनी कॉन्स्टिट्यूशनल amendment that violates the basic structure of the constitution, other including the fundamental rights, कि अगर कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर जो टर्म है ये डिफाइन ही की गई है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा लॉ तो उसको नल एंड वॉइड जो है डिक्लेयर किया जाएगा। और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसकी कोई भी क्लियर कट डेफिनेशन नहीं दी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है, बट जुडिशरी ने इसको डिफाइन किया कि बेसिक स्ट्रक्चर के जो अगर जुडिशरी डिफाइन करेगी, जुडिशरी को लगेगा कि कोई भी अमेंडमेंट जो फंडामेंटल राइट्स के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, वायलेट कर रहा है, इन दैट केस भी उसको नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। बट अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि चेंज इफेक्ट नहीं कर रहा है तो देन उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट आई विल से कि आर्टिकल 13 डिफाइन करता है, प्रोविजन देता है जुडिशियल रिव्यू का अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। नाउ as I already discussed, there are 6 fundamental rights. There are 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation and forced labor, education and cultural rights, right to constitutional remedies. So, first we will discuss first fundamental right, that is right to equality. Right to equality. Right to equality. राइट टू इक्वालिटी जो है हम और डिस्कस करेंगे बिटवीन आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल्स इसमें कौन कौन से आएंगे हमारे 14 to 18, between article 14 to 18. Now first I will discuss article 14 of the Indian Constitution. Article 14. तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? Equality before law and equal protection of law. It gives the provision of equality before law and
equal protection of law and equal protection of law. Equality before law. Equality before law means equality before law. ये जो proverb है that means rule of law. That means rule of law. और ये किसका कंपोनेंट है? This is a component of British. This is the component of British government or British constitution. So rule of law means equal laws for each and everyone. Equality of law, equal law. No one is above the law, no one is below the law. कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, कोई भी लॉ से नीचे नहीं है. सबके लिए लॉ जो है वो क्या है? सेम रहेंगे. नो स्पेशल प्रिविलेजेस, नो स्पेशल privilege. This is what rule of law. Rule of law means any individual except president. There are some exceptions that I will discuss कि इसमें कुछ exceptions हैं. But although for other citizens of India, the rule of law means law सबके लिए same रहेगा, same punishment, same provisions, चाहे वो civil, criminal कोई भी proceedings होंगी, सबके लिए कानून जो है वो same रहेगा. और कानून से कोई भी ऊपर नहीं है. दिस इज व्हाट वी कॉल रूल ऑफ लॉ. एंड अनदर प्रोवर्ब इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ टू ऑल. हर एक को इक्वल ट्रीट किया जाएगा. इक्वल ट्रीटमेंट. और ये प्रोवर्ब कहाँ से लिया गया है? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है. इक्वल नॉट इक्वालिटी. दिस इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ठीक है. ये जो प्रोवर्ब है ये है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, ये अमेरिका से है. जो रूल ऑफ लॉ है वो ब्रिटेन का है. और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये जो कंपोनेंट है ये किसका है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों प्रोविजन एप्लीकेबल है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द लॉ. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. ओके, देयर आर सम एक्सेप्शंस अंडर आर्टिकल 14. वो एक्सेप्शंस किसके लिए? प्रेसिडेंट, गवर्नर, फॉरेन डिप्लोमेट्स. ओके, एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अंडर आर्टिकल 105 ड्यूरिंग देयर प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस. ठीक है, तो एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस अंडर आर्टिकल 14 कुछ एक्सेप्शंस हैं. यहाँ पे रूल ऑफ लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है. वो एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं? जैसे नो सिविल no criminal proceedings can be initiated against president or governor. ठीक है, ड्यूरिंग देयर tenure of office.
जब तक उनका जो टेन्योर खत्म नहीं हो जाता है, उनके टेन्योर के बीच में उनकी इस आर्टिकल हमारे मेंशन है अंडर आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 क्या कहता है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट नहीं हो सकती हैं किसके अगेंस्ट में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर। बट सिमिलरली सिविल प्रोसीडिंग्स, जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं वो भी इनिशिएट करने के लिए पहले 2 मंथ्स का एक नोटिस उनको जो है दिया जाता है। देन आफ्टर दैट जो है सिविल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट इनिशिएट की जा सकती है। सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड बट आफ्टर 2 months प्रियोर नोटिस। पहले 2 महीने पहले उनको नोटिस देना होता है कि सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए, तब जो है इनिशिएट हो सकती हैं। बट 361 आर्टिकल के अंदर ये डायरेक्टली मेंशन है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट के ड्यूरिंग देयर टेन्योर वो इनिशिएट नहीं हो सकती हैं। ओके, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। उसी के साथ इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए भी, एमपीज इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इनके लिए भी क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है कि इनके अगेंस्ट में भी ये अपनी कुछ जो भी ये वर्ड्स, जो भी स्पीच ड्यूरिंग देयर सेशन, पार्लियामेंट सेशन और स्टेट लेजिस्लेचर सेशन के टाइम पे, जो भी ये प्रोसीडिंग्स के टाइम पे अपनी स्पीच के लिए, अपनी वर्डिंग के लिए ये लाइएबल नहीं होते हैं किसी भी कोर्ट में, ना ही उनके अगेंस्ट में कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, एक इम्यूनिटी दी गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 105। उसी के साथ में जो कुछ फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, उनके अगेंस्ट में भी जो है वो सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है इनिशिएट नहीं की जा सकती हैं। सो दीज आर द एक्सेप्शंस अंडर आर्टिकल 14, जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। सो नेक्स्ट, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 15 जो है, इट क्लियरली it is against the discrimination. It is against the discrimination on the basis of caste, color, creed, gender, place of birth. किसी भी बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी भी इंडिविजुअल को पब्लिक असेस, जो पब्लिक असेस है उनके लिए उसको मना नहीं किया जा सकता है जात पात के नाम पे। ओके, नाउ आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जात, कलर, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीजों पे के आधार पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। और इसी के साथ में इस आर्टिकल या कुछ प्रोविजंस जो है वो देता है, इट प्रोवाइड्स इक्वल एक्सेस फॉर पब्लिक स्पेस। दैट मीन्स इक्वल एक्सेस, जो भी पब्लिक स्पेसिस है, लाइक shops, restaurants, wells,
इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। किसी को भी आप जात पात कलर क्रीड के ऊपर उनको किसी भी शॉप, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी वेल, तालाब, कुएं से पानी निकालना, रेस्टोरेंट में एंटर करना, मंदिर में एंटर करना, शॉप्स में एंटर करना, आप उसको नहीं रोक सकते हो। तो इन सब का जो है इक्वल एक्सेस उनको जो है मिलेगा। ठीक है। और इसमें ये किस चीज की बात करता है आर्टिकल 15 के अंदर? स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन, special provisions for women and children, special provision for women and children, women and children, like reservation of seats, like reservation of seats in local governance, in local governance। ठीक है। और इसी के साथ में एक तो इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक स्पेसिस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, वेल्थ इंस्टीट्यूशन की बात करता है सबके लिए। और स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, लाइक उनकी सीट्स, उनके लिए, बच्चों के लिए, वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन रखना सीट्स इन लोकल गवर्नेंस, लोकल बॉडीज में। ठीक है। किसके लिए? इसी के साथ में रिजर्वेशन इन special provision for other backward classes, के लिए स्पेशल प्रोविजंस लाइक रिजर्वेशन in government institute, or we can say in education। ठीक है। इसी के साथ में ये बात करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन चिल्ड्रन, रिजर्वेशन इनकी लोकल गवर्नेंस में, रिजर्वेशन फॉर सीट्स ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस में एससीज, एसटीज, ओबीसीज, इनके लिए सीट्स जो है वो रिजर्व करना किसमें? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। और आल्सो अंडर 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें प्रोविजन दिया गया किसका? उसमें जो है ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन दिया गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, उनके लिए भी जो है सीट्स जो है वो रिजर्व रखी जाएगी। कितनी? 10% सीट्स जो है वो रिजर्वेशन का कोटा जो रखा जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में, इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, फॉर देयर एडमिशन। ठीक है। तो इस तरह की जो है ये रिजर्वेशंस का जो है प्रोविजन जो है वो रखा गया है एडमिशन के टाइम पे। और इंदिरा साहनी केस में ये भी चीज रखी गई कि 50% से ज्यादा कोटा जो है वो आप नहीं रख सकते फॉर रिजर्व कैटेगरीज। ठीक है। अनरिजर्व के लिए 50% और फॉर अदर रिजर्व कैटेगरीज के लिए जो कोटा रहेगा वो रहेगा कितना? 50%। और ये फिक्स किया गया था अंडर इंदिरा साहनी केस, ठीक है। तो आर्टिकल 15 में एक तो ये है, उसी के साथ में 103rd अमेंडमेंट के अंदर 10%
EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्व रखी गई सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो एजुकेशनल रिजर्वेशन जो है वो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में जो है वो मेंशन की गई है। तो ये प्रोविजंस जो है उसके अंडर दिए गए हैं, ये भी उसी के अंदर आता है। ओके, और इसी के साथ में इंदिरा साहनी केस में जो रिजर्वेशन थी, रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया था फिक्स 50%, कितना 50% फिक्स किया था फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते हो। ओके, तो ये था हमारा आर्टिकल 15 जो कि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन विच प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक प्लेसेस, now next is our article 16. Next is article 16 of the Indian Constitution. Article 16 तो आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज। Equal employment opportunities for all sections of society, for all sections of society, सबके लिए इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहनी चाहिए। ओके, कोई भी फंक्शनल इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया हुआ है, इसी के अंडर रिजर्वेशन का प्रोविजन है, बट रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को ये पावर दी है कि स्टेट देखेगी कि अगर कोई कैटेगरी जिसको कंप्लीटली बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जो सोशली बैकवर्ड है, उसको जो है वो रिजर्वेशन दे सकती है इन सर्विस। और इसी के अंदर मंडल कमीशन भी आई जिसने 27% सीट जो वो रिजर्व रखी ओबीसीज के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और इसी में इंदिरा साहनी केस में, और इसी में 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसमें 10% सीट्स जो है वो रिजर्व रखी गई। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? सबसे पहले इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ईच एंड एवरी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। नो डिस्क्रिमिनेशन। इसमें रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन रखी गई है फॉर एससीज, एसटीज, ओबीसीज। ठीक है, और टोटल रिजर्वेशन कितनी रहेगी? 50%, जो कि इंदिरा साहनी केस में डिसाइड हुई थी। 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप नहीं रख सकते सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। और इसी में मंडल कमीशन ने इसी 50% के अंदर मंडल कमीशन ने प्रोविजन दिया था 27% सीट्स जो हैं यूजुअली किसके लिए रहेंगी? ओबीसीज के लिए। ठीक है, और इंदिरा साहनी के इसमें एक तो 50% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखी गई कि इससे ज़्यादा सीट्स जो है वो रिजर्व नहीं रख सकती। और इसी के साथ क्रीमी लेयर, जो क्रीमी लेयर थी
ओबीसीज में, अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो भी क्रीमी लेयर है उनको एक्सक्लूड किया गया, दे आर नॉट इंक्लूडेड। क्रीमी लेयर में कौन आ गए? जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हायर पोस्ट ऑफिसर्स हैं, उनके जो फैमिलीज हैं, उनको ओबीसीज के अंदर उनको इस चीज़ का बेनिफिट रिजर्वेशन का नहीं मिलेगा। और इसी के साथ में 103rd अमेंडमेंट के अंदर 10% जो EWS का कोटा है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस का, वो भी इसी के अंडर आता है। बट ये वर्टिकल नहीं, ये एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। फॉर 10% कोटा जो है किसके लिए रखा गया है? रिजर्व्ड कैटेगरीज वालों के लिए, ना कि अनरिजर्व्ड। सॉरी, फॉर अनरिजर्व्ड, नॉट फॉर रिजर्व्ड। वी कैन से दैट जनरल। ओके, ये जो 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का ये जो कोटा रखा गया है, ये किस क्लास के लिए रखा गया है? अनरिजर्व, जो रिजर्व नहीं है, जनरल कैटेगरीज। इसमें कौन सी क्लास आती है? क्लास जनरल, अनरिजर्व्ड। तो 10% सीट्स जो है उनके लिए जो है रखी जाएंगी, बट विद इन देयर कोटा। जनरल के लिए जितनी भी पोस्टें होंगी उसी के अंडर 10% हॉरिजॉन्टल वे में, ना कि सेपरेट प्रोविजन होगा। ठीक है, तो ये कुछ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के कुछ प्रोविजंस हैं अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी के साथ में नेक्स्ट Article 17 of the Indian Constitution. Article 17 is abolition of untouchability. It deals with abolition of untouchability. किसी भी तरह का छूत अछूत भेदभाव जो है वो नहीं हो सकता। एक abolition किया गया है जिसका अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें कोई भी नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 17। इट डील्स विद एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छूत अछूत को अबॉलिश किया गया है। इसी के अंदर प्रोविजन दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955 के अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955 जो है ये प्रोटेक्ट करता है, पेनलाइज करता है या पनिश करता है किसके लिए? अनटचेबिलिटी के लिए। For untouchability offenses, untouchability offenses जैसे like denying public places or services। किसी को डिनाई करना कोई भी पब्लिक प्लेस पे आने से या सर्विसेज पे, पब्लिक सर्विसेज के लिए किस बेसिस पे? जैसे पब्लिक पार्क्स हो गए, वेल्स हो गए, ठीक है, कोई भी पब्लिक प्लेस, रेस्टोरेंट्स वगैरह, गवर्नमेंट प्लेसेस हो गई या प्राइवेट प्लेसेस की किस बेसिस पे? जात पात के नाम पे, छूत अछूत के नाम पे आप किसी को मना नहीं कर सकते हो टेम्पल में एंटर करने से, होटल में एंटर करने से, तालाब से पानी लेने से, अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1955। इसी के साथ में
SC/ST Prevention of Atrocities Act, SC, and Scheduled Caste and Scheduled Tribe, Prevention of Atrocities Act 1989 के अंदर इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स SC/ST को जो है प्रोटेक्शन दी गई है अंडर दिस एक्ट। ओके, जात पात के नाम पे, छूत अछूत के नाम पे, SC एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989 पे अगर इनके साथ कोई भी किसी तरह कोई भेदभाव, कोई भी क्राइम किया जाएगा तो इस एक्ट के अंदर जो है उसको पनिशमेंट मिलेगी। ओके, तो ये कुछ प्रोविजंस हैं अगेंस्ट अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। और अगर कोई भी एनी इंडिविजुअल जिसको अंडर आर्टिकल 17 अगर किसी को पनिश किया जाता है, अगर उसको सजा होती है, जेल होती है 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के लिए भी या 2 ईयर्स के लिए भी, तो इन फ्यूचर वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल पोस्ट के लिए कंटेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर कोई भी आर्टिकल 17 के अंदर इसको पनिश किया जाएगा या उसको सजा मिलेगी, गिल्टी डिक्लेयर किया जाएगा बाय द कोर्ट अंडर द एट्रोसिटीज एक्ट या सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ठीक है, तो उसी के साथ में द लास्ट वन इज आर्टिकल 18 of the Indian Constitution, which deals with abolition of titles. Which deals with abolition of तो आर्टिकल 18 किसकी बात करता है? abolition of titles, except किसको छोड़ के? मिलिट्री एंड एकेडमिक। को छोड़ के। तो आर्टिकल 18 जो है ये क्लियरली जो है अबॉलिश करता है टाइटल्स को, एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल्स को और एकेडमिक टाइटल्स को छोड़ के। टाइटल्स जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस टाइटल्स होते थे महाराजा, युवराज, ओके, तो इस तरह के टाइटल्स जो हैं वो अबॉलिश किए गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 18। बट मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स जो है वो मिल सकते हैं। जैसे एकेडमिक टाइटल्स में हो गए जैसे भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न हो गया। जैसे मिलिट्री टाइटल्स में क्या हो गया? परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र, वीर चक्र एटसेट्रा। तो ये टाइटल्स जो है वो कन्फर किए जा सकते हैं, बट ऑल अदर टाइटल्स जो है वो अबॉलिश किए जा चुके हैं अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसी के साथ में अगर किसी भी इंडिविजुअल को फॉरेन कंट्री से अगर कोई टाइटल जो है वो कन्फर करना है, लेना है, या कोई फॉरेन कंट्री उसको दे रही है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट की कंसेंट लेना जरूरी है। एनी इंडिविजुअल कैन गेट द टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री with the consent of the President of India, and even any foreigner who is living in India, he can get the title from the state or other country with the consent of the President of India. उसके लिए प्रेसिडेंट की कंसेंट लेना जरूरी है। तो ये तो हमारा पार्ट फंडामेंटल राइट 1, दैट इज राइट टू इक्वालिटी बिटवीन आर्टिकल 14 to 18। ओके, तो इसी तरह से कल हम राइट टू फ्रीडम जो है वो हम राइट टू फ्रीडम डिस्कस करेंगे। और आई होप आपने ये आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा, और इसी तरह मेरे चैनल को, बलविंदर स्टडी सर्कल को
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।